बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर सियासत एक बार फिर उसका पारा हाई होते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ मुज़ाकरात को बिल्कुल रद्द किया जा रहा है, दूसरी तरफ उसके अलावा कोई तरीक़ाकार है या नहीं, इसके बारे में बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी हवाले से हमारे आज के टॉप स्टोरीज जो है वो मैं सबसे पहले आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर पारा इतना हाई, तो दूसरी तरफ एक नई सियासी जमात बनने की तैयारियां चल रही हैं। जहांगीर खान तरीन साहब की अपनी पार्टी के हवाले से मुशावरत जारी है, नाम भी सामने आने वाला है। क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। सेकंड टॉपिक की बात करेंगे कि पाकिस्तान में सियासत सबसे बालातर हो गई। ऐसा लगने लगा है कि सियासत रियासत से भी बालातर होते हुए नजर आ रही है, और ऐसे मामलात के अंदर जो जो सियासी जमात रियासत को जहां जहां जर्ब लगा सकती है वो लगाते हुए नजर भी आती है, स्पेशली जब वो अपोजिशन में होती है। ऐसी सूरत हाल में क्या हम भूल गए कि रियासत सियासत से ऊपर है और अव्वलीन तरजीह इख्तियार करती है। तीसरी बात करेंगे, डॉलर की ऊंची उड़ान है, मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल है। आने वाला बजट पाकिस्तानी अवाम के लिए मुश्किलात लाएगा या फिर आसानियां लाएगा, इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो हलचल चल रही है उसके अंदर आज आपने मरीम नवाज साहिबा की बड़ी पुरजोर किस्म की बाग के अंदर तकरीर सुनी होगी। उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आने वाले टाइम्स पर एक बार फिर नवाज शरीफ वजीर आजम का नारा लगते हुए नजर आए। नवाज शरीफ साहब जो कि ताहयात नाअहल हो चुके हैं, और अभी एक नई कानून साजी के बाद एक नई डिबेट छिड़ गई थी जो कि 26 अप्रैल को, जिसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने दस्तखत किए कि क्या नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन इस तमाम सूरत हाल से, इस कानून साजी से फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे। अब वो सवाल मरीम नवाज साहिबा की स्पीच के बाद लगता है कि कुछ क्लैरिटी इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ही साथ साथ जहांगीर तरीन अपनी नई पार्टी की तंजीम साजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं और जमात का नाम भी फाइनलाइज करने की सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान की सियासत किस तरफ और किस जो करवट है वो बैठेगी, ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल सवाल है। ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रीइटरेट किया है। क्या कहा है वो जरा मैं आपके सामने रख देती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के अंदर ये कहा गया है कि सियासी इशूज मुज़ाकरात और इत्तफाक राय से ही बेहतर अंदाज के अंदर सॉल्व हो सकते हैं। तवक्को है कि सियासी जमातें तकसीम के खात्मे की तरफ जाएंगी और मामलात को एक दूसरे की जो है वो इंतखाबात की तरफ लेकर आएंगी बड़े अफाम व तफीम के साथ। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज ही कर दिया है कि ना पहले कभी मुज़ाकरात हो रहे थे पीटीआई से और ना अब होंगे। ऐसी सूरत हाल में रास्ता क्या निकलेगा, इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। हमारे साथ इसार राना साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया इसार साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। राना एहसान अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कोऑर्डिनेटर 2PM है। राना साहब, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बार फिर लग रहा है कि जैसे वो पलड़ा बराबर करने वाली बात की थी मरीम नवाज साहिबा ने, तो पलड़ा बराबर होने तक मामला, स्पेशली कानून साजी के बाद लगा कि जैसे पलड़ा बराबर होने वाला है, मामलात को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है। अब एक बार फिर उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ की बात कर दी है। क्या हम इसको ठप्पा समझ लें कि जो कानून साजी हुई है और जो आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे थे कि नहीं इससे तो नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, वो बात गलत थी। जो इरफान कादर साहब कह रहे थे कि नहीं फ़ायदा तो होगा, वो बात सही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो हमेशा नवाज शरीफ की बात करती हैं, और सिर्फ वो नहीं करती, PMLN के जो मेजॉरिटी वर्कर्स हैं वो मियां नवाज शरीफ वजीर आजम के नारे लगाते हैं और लगाते रहेंगे। देखें, सबकी PMLN की तो ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आएँ पाकिस्तान में और जो PMLN की क़यादत हैं वो करें। और जहां तक कानून साजी की बात है, देखिए कानून साजी जिसको भी बेनिफिट दे, मेरे नज़दीक अगर वो कानून साजी एक बेसिक फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बनी है, उसको सपोर्ट करती है, तो वो कानून साजी ठीक है। अब आप देखें, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना दें और एक आदमी के फंडामेंटल राइट्स को आप जो है वो रोक दें कि ना उसके पास हाई कोर्ट की अपील का हक, ना सुप्रीम कोर्ट की अपील का हक, ना सिविल कोर्ट, तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करे जिस तरह ताहयात ना अहली का फैसला हुआ और आप पास राइट ऑफ अपील ही ना हो, रिव्यू हो, और वो भी उसका भी जो मैंडेट है वो बड़ा लिमिटेड और बड़ा मुख्तसर हो। नहीं तो वो तो वी डिस्कस्ड इट लास्ट वीक, लेकिन मामला इतना सादा नजर नहीं आता ना। मरीम नवाज साहिबा
जब तक हुकूमत में नहीं थी तब तक की बात अलग थी। अब वो हुकूमत का हिस्सा हैं, वो उस जमात का हिस्सा है जो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, अहम पोजीशन पे है उस जमात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। अब वो बात करती हैं, पलड़ा बराबर करने की बात हो या वजीर आजम नवाज शरीफ की बात हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ दम तो है, ऐसी सादी सादी बात तो नहीं है। नहीं, देखें, पहली बात तो ये, मरियम नवाज साहिबा हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आपने दुरुस्त फरमाया, जिस जमात की हुकूमत है और जिस जमात की हुकूमत का कुछ शेयर है हुकूमत में, उसकी वो सीनियर पोजीशन पे है, चीफ कोऑर्डिनेटर है, ये आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, बात इतनी ही सिंपल है कि नवाज शरीफ के हक के लिए तो पूरी जमात कब से बात कर रही है, और कोई कानून साजी अगर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उसको सपोर्ट करती है, तो कानून साजी का फायदा एक्स वाई जी जिसको भी मिले वो मिलना चाहिए है। और कानून बनाने की वजह ही यही है कि फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट रहे। तो मैं तो इसी ठीक है, जो एक्स है वाई वो जी को मुद्दे मिले पे या MNS को मिले, बात वही है। ठीक है ब्रिगेडी साहब, अभी अभी एक बात बड़ी वाज़े तौर पर हम लोगों को अब नजर आने लगी है, और वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत अब इंतखाबात की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही है। एक तरफ जरदारी साहब बैठे लाहौर के अंदर, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने की एक बार फिर बातें शुरू हो गई हैं। मौलाना साहब भी बड़े अरसे से आउट ऑफ पिक्चर थे, वो भी अब इन द पिक्चर नजर आ रहे हैं। और तीसरी बल्कि चौथी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब अपनी जमात का नाम अभी ढूंढ रहे हैं इस टाइम पर। यानी ये तो तय पा गया कि सारी सियासी जमातों को ये चीज़ समझ आ गई है कि वो सियासी जमातें जो पुरानी थी उनके अलावा किसी सियासी जमात की ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि वोटर, बहुत सारे वोटर्स, स्पेशली वो वोटर्स जो PTI के थे, वो इस टाइम पर तो हरगिज़ नवाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना साहब, इन वाली जमातों को तो नहीं देंगे वोट किसी भी फॉर्म में। तो एक नई जमात की ज़रूरत है, जो कि फवाद चौधरी साहब ने भी पिछले हफ्ते इस तरह की कुछ कोशिशें शुरू की थी। ऐसी सिचुएशन में आप सियासत को इंतखाबात की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं ब्रिगेडी साहब, या अभी हनूज दिल्ली दूरस्त? देखें, इस वक्त जो हालात देखें और ख़ास तौर पे जिस तरीके से अभी तैयारी हुई, वो तो लगता है कि इलेक्शन शायद जो टाइम पर मीन्स के अक्टूबर में हो जाए और अगस्त में असेंबली डिजॉल्व हो जाए। एक तो ये ऑप्शन नज़र आ रही है। सेकंड, अगर ये किसी वजह से कोई हालात होते हैं, बिकॉज द इशू इज़ के गवर्नमेंट के पास डिलीवर करने का, परफॉर्मेंस दिखाने की कुछ चीज़, जो इलेक्शन में जाने के लिए जब आप जलसे करते हैं, आवाम के साथ जाते हैं, आपके इलेक्टेबल मेंबर्स जाते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो आपको क्या बताते हैं जी। अभी राना माशाल्लाह, आई एम श्योर कि राना एहसान अफजल साहब अपने वालिद की सीट पर ज़रूर जाएंगे, एंड आई नो हिम एंड ही वाज वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो वहाँ जाके क्या बताएंगे कि आपने क्या किया, आपने 1.5 साल में आवाम के लिए क्या किया, तो ही हैव नो आंसर टू से। इसलिए उनकी कोशिश होगी कि ये कहीं मार्च में चले जाएं और उस दौरान में 6 महीने के लिए कहीं ना कहीं हालात ठीक हों, बेहतर आवाम को रिलीफ दें और फिर इलेक्शन करवाएं। बट इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट, रूल के मुताबिक ये इलेक्शन तो होने चाहिए। सही। अब बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी और PDM मिल के इलेक्शन लड़ेंगे, विच आई फील से नो। इसलिए कि फिर तो मुल्क में कोई और अपोजिशन है ही नहीं, फिर तो आप डेमोक्रेसी खत्म कर दें। पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड बड़े क्लियर कर दें कि दे आर गोइंग टू बी पार्ट एज फar इलेक्शन कंसर्न। वो लाहौर में आके बैठे हुए हैं। सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन PMLN की है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, आई एम टेलिंग यू कैंडिडेट एज अ पाकिस्तानी। वेरी इंटरेस्टिंग। इसलिए कि देखें, पीपल्स पार्टी, जो मैं बार बार कहता हूँ कि सिंध में भी मौजूद है फुल थ्रॉटल के साथ, वो वहाँ बलूचिस्तान में भी मौजूद है, सदरन पंजाब में वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और अब वो पंजाब में जलसा भी करें किसको जरदारी साहब। सो PTA के हो सकते हैं लोग जो पुराने जाले गए थे वापस शायद इनकी पार्टी में आ जाए, और उसके बाद KPK में भी ये मौजूद है। अब पंजाब की अगर हम सियासत की बात करते हैं, क्या पंजाब में क्या है, सेंट्रल पंजाब में और नॉर्दर्न पंजाब में ये दो चीज़ें रह गई हैं। इसमें PMLN है, PMLQ है, उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी अगर PTA के अंदर से बनती है वो है, या PTA के रेमिनेंट्स होते हैं वो हैं, फिर जहांगीर तरीन ग्रुप है। आप ये बताएं इनमें कितना वोट डिवाइड होगा। दैट मीन इनके PMLN तो पंजाब में रिस्ट्रिक्ट करेगी, जो अनलेस समथिंग स्पेशल हैपन्स, बहुत ज़्यादा ये एफर्ट करें, मेहनत करें, को डिलीवर कर सके, मार्च में चले जाएं, तो शायद ये अपनी कमी पूरी कर लें। ये मैं आपको बिल्कुल कैंडिडेट ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं पीपल्स पार्टी के साथ आप ये देखें कि जब वो वोट ज़्यादा लेते हैं तो PMLQ से पहले भी चौधरी शुजात से मिल गए, उन्होंने उनको भी सीधा रखा हुआ है। कराची में MQ ज़ाहिर फेडरल गवर्नमेंट के साथ जाती है,
तो काफी हद तक मुझे ये लगता है कि ये नजर आएगा जो मैंने आपको एनालिसिस दी। राइट, ठीक। अच्छा, राणा साहब से मैं भी पूछती हूँ। राणा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी कि इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप हमेशा खबर ब्रेक करते हैं, तो ज़रा तैयार रहें खबर ब्रेक करने के लिए। लेकिन इसार साहब, इस टाइम पर लाहौर में जो जोड़ तोड़ चल रही है, ऑब्वियसली वो पूरे कंट्री के इंतखाबात के ऊपर इम्पैक्ट करेगी। लेकिन वही सवाल कि इंतखाबात करीब हैं या दूर हैं, क्योंकि अभी राणा साहब तो बताएंगे हमें कि अक्टूबर में करा रहे हैं इंतखाबात या नहीं करा रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि नहीं, अक्टूबर में नहीं कराने। जिस तेजी के साथ इन्होंने पीटीआई के हिस्से बकरे किए हैं, आप पीटीआई को तकसीम के अमल से गुजार रहे हैं, उससे तो मुझे ये यकीन हो गया है कि अब वो इंतखाबात होंगे और जरूर होंगे। तो बाकी तैयारियां भी हैं, मेरे इल्म में है कि तैयारियां जारी हैं। और मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी तस्वीर तो मुतजलजल हो अभी गई बस थी, लेकिन थोड़े आवाज आ से रही है। दिन और ठहर जाए। जी। जब पीटीआई बिल्कुल ही ये उसे कुचल देंगे ना, और पीटीआई का को ये बिल्कुल इस जोगा कर देंगे कि उनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं रहेगा, तब तक ये 9 मई खेल के सुबह से वजीर आजम शुरू होंगे और रात तक उनकी टीम के पास सिर्फ एक काम होगा कि वो 9 मई खेल के जब पीटीआई बिल्कुल फौत हो जाएगी तो फिर ये इंतखाबात जरूर कराएंगे। जिन्होंने ये उससे खेल शुरू पहले ये किया कोई इसार रिस्क साहब, लेंगे नहीं। उनको सोचना चाहिए था ना कि इसके बाद क्या होना है। तब वो सोच लेते। 9 मई का जो खेल बिल्कुल। खेल रहे थे, तब क्यों नहीं सोचा? बहुत बड़ी गलती है। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, और मैं तो ये समझता हूँ कि जिन्होंने ये किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। उन्हें चौकों में लटका देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत जो है अब उसके पास सिर्फ एक एजेंडा रह गया है कि वो सुबह उठे, नाश्ता करने के बाद मरियम औरंगजेब कहे 9 मई, फिर 2 घंटे बाद राना सनाउल्लाह कहे 9 मई, फिर 2 घंटे बाद वजीर आजम कहे। भाई, पाकिस्तान के मसाइल और भी हैं। हम इस वक्त शदीद माशी बुहरान का शिकार है, भूखे मर रहे हैं हमारे लोग। ठीक। तो हमारी हुकूमत के पास सिवाय 9 मई के और कुछ है ही नहीं। अदालतों को काम करने दें, जो पकड़े गए उन्हें सजाएं देने दें और इंसाफ को लेने दें। इंसाफ के नाम पे आप लोगों के घरों के अंदर घुस के जो बेहुरमती करते हैं, उसकी तो किसी कानून ने इजाजत नहीं दी हुई आपको। ठीक है। और दूसरी बात ये, मैं दोबारा फिर दोहराता हूँ, जिन्होंने 9 मई का वाकया किया, आज पाकिस्तान को ये पता चल गया कि एक रेड लाइन है, हमने इसे क्रॉस नहीं करनी। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत के पास एक ढोल आ गया, गले में डाल के वो पीटते रहें और अवाम भूखी मरती रहें। ठीक है, चले। बड़े वैसे इसार साहब, बात आपने ठीक की है कि पता चल गया कि रेड लाइन है। बड़े नादान थे वो लोग जिनको लग रहा था कि कोई रेड लाइन है नहीं। राणा साहब, आपके लिए एक मैं सवाल छोड़े जा रही हूँ, इंतखाबात कब कराने हैं, लेकिन मुझे अभी ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सियासत किसी भी तरीके से रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर औकात ये हुआ करता है कि हमारे यहाँ रियासत से बढ़कर शख्सियात हो जाया करती हैं, और जब शख्सियात बढ़ जाया करती हैं तो फिर सियासत बढ़ जाती है। और किसी को ये रियलाइज़ नहीं होता, जब तक रियासत नहीं है तब तक सियासत भी नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से बाहर एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, इस परसेप्शन की बेसिस के ऊपर कोई हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत ना करे, क्योंकि जब कोई कानून हाथ में उठाएगा तो उसको कानून के मुताबिक सजा भी दी जाएगी। इसी के साथ साथ सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं रुकता, मामला यहाँ तक जाता है कि यूएसए के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूएसए के ओहदेदारान अब मुख्तलिफ लोगों से मिल रहे हैं, पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं उधर के। ये भी याद रहे कि यही वो जमात है जो कि ये कहकर कि ये तमाम रिजीम चेंज बेसिकली अमेरिका के कहने पर हुई, अमेरिका के खिलाफ एक महाज शुरू हुआ, और उस महाज के शुरू होने के बाद शुरुआत के अंदर ही एक साइफर दिखाया गया, वो साइफर के बाद ये महाज चलता रहा, और उसके बाद फिर लॉबिंग के बाद ताल्लुकात के बाद फिर जो जिस तरीके से उनके रवाबित उस्तवार हुए, और अब जो है वो स्टेटमेंट दिलाने तक की बात आ गई है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर अगर अमेरिका किसी भी तरीके से मुदाखलत करता है तो याद रखिए ये वही अमेरिका है जो कि कश्मीर, जो कि फ़लस्तीन, जो कि
बाकी जितनी जगह मुसलमानों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, शाम के अंदर क्या हुआ, यमन के अंदर क्या हुआ, बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो उनको नजर नहीं आए। ग्वांटानामो बे के अंदर किस तरीके से पाकिस्तानियों को जेल के अंदर कैद रखा गया, मुसलमानों को कैद रखा गया, अफगानिस्तान के अंदर क्या किया गया, इराक के अंदर क्या किया गया, वो तमाम चीजें अमेरिका को नजर नहीं आई। नजर आई तो वो चीज जो कि सियासी पहलू रखती है। ये भी याद रखिए कि अमेरिका ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अंदर अपना किरदार भी अच्छा खासा निभाया है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, जिनसे अभी उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात हुई, वो उनको उधर रखना भी है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एक बहुत जीता जागता केस है। और अगर हमारे सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत ह्यूमन राइट्स के नाम पर करनी है तो अमेरिका को यह लिबादा तो कम से कम साइड पे कर देना चाहिए। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया और बाकी तमाम ममालिक जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर जब टेक ओवर किया और कितने कितने ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, उसकी कहानियां इन इटसेल्फ हमारे सामने मौजूद हैं। अब मसला यह है कि सियासत रियासत से बढ़ के नहीं है, लेकिन यकीनन जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, जिनको बहुत सारे हुकूक देने चाहिए लेकिन वो नहीं मिले, जिसके अंदर ऑब्वियसली उनकी वोटिंग भी शामिल है, उनके राइट्स हैं, वो नहीं मिले, इस हुकूमत ने भी अभी तक नहीं दिए। वो लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर के 10 मंथ्स के अंदर अंदर उन्होंने 26 अरब रुपए के करीब भेजे थे पाकिस्तान के अंदर। वो कम होकर इस साल तकरीबन 22 अरब रुपए के करीब रह गए। पाकिस्तान इस टाइम पर इकोनॉमिकली बहुत मुश्किलात में है, लेकिन यहाँ सियासत रियासत से बढ़ती हुई नजर आ रही है और सियासत के हवाले से ही एक फिजा क्रिएट की जा रही है कि पाकिस्तान में पैसे ना भेजे जाएं। राणा साहब, सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि आपने इंतखाबात कब कराने हैं। दूसरा ये बता दें कि आपकी हुकूमत आई है, आप लोगों ने वो राइट्स, जब किसी ज़माने में पिछली हुकूमत थी उन्होंने कुछ राइट्स की बात की थी, वोट की बात की थी, ऑनलाइन वोटिंग की बात की थी, सो मेनी अदर थिंग्स, आप लोगों ने उसके ऊपर ना किया। आपकी हुकूमत आई, उन्होंने पैसे भेजना बंद कर दिया। देखिए, सबसे पहले इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारी जमात ने अपने सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको बड़ी डिटेल में हिदायत दी है कि आप अक्टूबर में इलेक्शन की तैयारी करें। तो ये मैं आपको पार्टी के अंदर की बात बता रहा हूँ कि हमारी जो आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही है और जो इलेक्शन की तैयारी के मामलात हैं, तो हिदायत ओवरऑल यही है कि पाकिस्तान में चारों सूबों में और वफाक में अक्टूबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अब हल्के के अंदर मैक्सिमम टाइम गुजारा जाए और वहाँ एफर्ट किया जाए लोगों को अपना नैरेटिव बताने के लिए कि पीएमएलएन जो है अगले 5 साल क्या अवाम को देगी। तो इस पे तो जी सो अक्टूबर इट इज, अक्टूबर, मिड अक्टूबर, एंड अक्टूबर, यानी कि दीज आर द डेट्स जो कि एक्सपेक्टेड इसी साल का ना। दूसरा जी बिल्कुल इसी साल का, इसी साल। अच्छा, अब मुझे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दें। ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है वो अच्छा खासा ज़र मुबादला रेमिटेंसेस के ऊपर ये मुल्क चलता है। लेट्स फेस इट, बैरून मुल्क पाकिस्तानी ही हमारा एक वाहिद असासा है जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट तो हमने बढ़ानी नहीं है, निकम्मे तो हम हो चुके हैं, भीख तो हम मांग रहे हैं, तो क्या करना है अब इनका? देखिए ये जो ओवरसीज के इनके वोटर्स की राइट खत्म कर दी है, ये उतना ही बड़ा प्रोपेगेंडा है जितना आलमी साजिश का था। मैं दोनों को कंपेयर करूं तो ये उतना ही बड़ा प्रोपेगेंडा है। देखिए, इमरान खान एक एजेंडे पे था, वो ईवीएम इंस्टॉल करना चाहता था 1-1.5 साल के अंदर, जो कि नामुमकिन था। ये बहस आप किसी भी टेक्निकली तौर पे किसी टेक्निकल बंदे से करते तो ये इम्पॉसिबल था कि आप पूरे पाकिस्तान में यक वक्त सूबों में वफाक में ओवरसीज पाकिस्तानियों को ईवीएम से इलेक्शन करा दें। ये एक धांधी का एक प्लान था जो कि फ्लॉप हो गया। देखिए 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो वोटर हम रिकग्नाइज करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के पास राइट है वोट डालने का। अगर वो पाकिस्तान में मौजूद हो तो वो वोट डाल सकता है, तो जब वो बाहर होगा तब भी उसके पास मैकेनिज्म इलेक्शन कमीशन को जो है वो ढूंढना है कि किस तरीके से वो वोट डाले। तो ये लेकिन देखिए बिल्कुल देखिए ये इलेक्शन कमीशन का काम है। मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि जो भी मैकेनिज्म हो वो जल्दबाजी में आप धांधी का जरिया ना उसको बना दें। इट हैज टू बी फुल प्रूफ। ये दुनिया के अंदर ये मसाइल है ओवरसीज पाकिस्तानी के, ओवरसीज अपने उनके सिटीजन्स के, कि वो वोट कैसे डालेंगे, वो कैसे काउंटिंग होगी, और यानी कि उसको फुल प्रूफ बनाना, यही इशू है, इसके ऊपर काम काम हो रहा है, काम हो रहा है, होना चाहिए ठीक है। मैंने कहा शायद आपने काम शुरू कर दिया अभी बैठे बैठे ही, तो अच्छी बात हो जाती है अगर काम शुरू हो जाता। कर ही दें राणा साहब वैसे। लेकिन ब्रिगेड साहब अब बात सारी ये आती है कि पाकिस्तान के अंदर हमेशा शख्सियात को पूजा जाता है। मतलब आई एम सॉरी टू से, हम लोग बिल्कुल प्रूडेंट
हुए बगैर ये सोचते हैं कि बस ये शख्सियत है, बट दैट्स इट, यही हाल है। हम ये नहीं सोचते कि हमने रियासत को कैसे बढ़ाना है, हमने अपनी कोताहियाँ किस तरीके से ठीक करनी है। लाइन में हम सीधे खड़े नहीं हो सकते। हम लोगों को ये फिक्र होती है कि नहीं बस ये एक शख्सियत। रियासत किधर जाती है ब्रिगेड साहब, स्पेशली कंसिडरिंग जब बाहर प्रोपेगेंडा, घर की चीज घर में रहे, व्हाई आर वी पब्लिसाइजिंग आवर डर्टी लॉन्ड्री इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। कभी अमेरिका, कभी यूके, कभी कहीं हम लोग जाते हैं, डर्टी लॉन्ड्री सामने रखते हैं सबके। अनिका, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान की वाकई बात है कि आप अपने मुल्क की खुद बदनामी करते हैं। कभी कोई कह रहा है डिफॉल्ट हो रहा है पाकिस्तान, कभी कह रहा है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर की प्रॉब्लम है, कभी हम कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली होती है, कभी कोई बात ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अमेरिका की तो बात ही नहीं करें। आई मीन दे आर सच अ डबल स्टैंडर्ड। उनको कश्मीर में होते हुए ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर नहीं आती है, उनको इंडिया के अंदर जो वायलेशन होती हैं वो नजर नहीं आती हैं, उनको अफगानिस्तान में जो उन्होंने हाल बुरा किया वो नजर नहीं आता है, पाकिस्तान में टेररिज्म इंडिया कर है वो नजर नहीं आता, जिससे कि हमारे लोग मारे जाते हैं, शहीद होते हैं। आफिया की बात की, बिल्कुल बात की कि 30 साल कैद, और वो बहन गई है 20 साल के बाद, उसको उससे हाथ नहीं गले नहीं मिलने दिया। आप इमेजिन करें ये, हाउ कैन दे डेयर टॉक अबाउट ह्यूमन राइट? कौन ह्यूमन राइट वर्जन? इट इज देयर ओन डबल स्टैंडर्ड। जहां उनकी मर्जी है वहां वो खड़े होते हैं, नहीं मर्जी है तो जस्ट फॉरगेट इट। ये नया चश्मा है ह्यूमन राइट्स का, पॉलिटिकल चश्मा। एब्सोल्युटली मर्जी का चश्मा है। सेकंड है, देखें इस वक्त रियासत की किसी को फिक्र नहीं है। जो ये PMLN भी PDM, आई वुड नॉट से PDM, जो हम रियासत बचाने आए हैं, ये नहीं, ये इंटरेस्ट अपने बचाने आए थे, जो काफी हद तक कामयाब हो गए। डॉलर में जब 25 रुपए का फर्क होगा, मुझे पता है कौन सा पाकिस्तानी बाहर से वो इंटर बैंक भेजेगा, वाई नॉट ही विल यूज हुंडी, और वो 25 रुपए फालतू $1 पे कमाएगा, जो वहां से खून पसीने कमाई भेजता है। एक ये बात है। फिर उसके बाद इसी तरीके से आप इलेक्शन कमीशन की बात देखें, इलेक्शन कमीशन से ये सवाल करें 5 साल में इन्होंने क्यों सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी कितने लोग होंगे, 1 करोड़ से भी कम है, 70-80 लाख होंगे, क्यों उनके लिंक किया? एंड दे शुड बी आंसरेबल। कोई पूछने वाला नहीं है इस इलेक्शन कमीशन से कि खुदा का खौफ करो, तुम इतने अरसे से बैठे हुए, व्हाट द हेल यू बीन डूइंग? ठीक है, आप जब कहते हो हम तैयार नहीं है, जब तैयार नहीं, दैट शुड गिव एन आंसर टू पीपल ऑफ पाकिस्तान। सही। अच्छा इसार साहब, कभी हम IMF को कहते हैं, शौकत तरीन साहब कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान के जो अगले ट्रांच है उसको ना आप अप्रूव करें, मामले को आगे ना बढ़ने दें। कभी हम कहते हैं बाहर के लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है उसके ऊपर आप आवाज़ बुलंद करें। कभी हम कहते हैं कि जी हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज को वो राइट नहीं देना, जो रेमिटेंसेस भेजते हैं उधर के ठीक है, जाने ECP जाने, उनका काम जाने। मतलब हर तरफ मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि रियासत की और जो एक स्टेट वाली थॉट होती है वो ख़त्म होती जा रही है पॉलिटिक्स से। इतनी सेल्फिश पॉलिटिक्स आपने इससे पहले देखी थी पाकिस्तान में? देखिए बात यह है कि जो हमारे दायरे गैर में रहते हैं पाकिस्तानी, हम मेरे ख्याल राना साहब भी, ब्रिगेडियर साहब भी, हम जानते हैं कि जिस तकलीफ में और जिस मुश्किल ज़िंदगी को गुजार के पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम यहाँ बैठे हुए उनको डॉलर्स में, यूरो में गिन रहे होते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं गिन रहे होते कि उन्होंने इन्हें इकट्ठा करने के लिए किस तरह जानवरों की सी जिंदगी गुजारते हैं वहाँ। तो उनको एहतराम और इज्जत मिलना जो है, क्या उनका हक नहीं है? और अगर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ मुखालिफ जमातों को रगड़ा ही लगाना है और उसके बाद उन्होंने मौजे करनी है, तो फिर इस इलेक्शन कमीशन का फायदा क्या है? ठीक हो गया। अगर ये आज तक 1947 से लेके अब तक उन लोगों को जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, अगर हम उनको वोट का हक प्रॉपर नहीं दे सकते तो फिर हमने क्या किया? सही। शहबाज शरीफ साहब जितनी मर्जी तकरीरें कर लें, जितना मर्जी जो मर्जी कर लें, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं और जाके लोगों से कहते हैं कि वी आर बेगर्स और बेगर्स कैन नॉट बी चूजर, तो वहां पे रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए कितनी शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं, कभी किसी ने सोचे? वो लोग जो गैरत से जिंदगी अपनी गुजारते हैं, गैरत से अपने पैसे कमाते हैं, जब वो ये सुनते हैं कि उनका वजीर आजम आके कह रहा है कि हम तो भिखारी हैं और हमें पैसे दो, तो उनकी क्या हैसियत होती होगी? क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसार साहब कि वहाँ किस तरीके से खुददारी से हमारे पाकिस्तानी कमा रहे हैं और यहाँ हम लोग इस तरह की काम कर देते हैं। तो दोनों साइड पे ये सोचने की ज़रूरत है। एक तो पहले वो जो
एक्सपैट्स हैं हमारे, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, उनको उनके राइट। सेकेंडली ये जो बैरूने मुमालिक इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं इस टाइम पर, पाकिस्तान की अच्छी खासी गट्टी पलीत की जा रही है, इसको भी रुकना चाहिए। अपना प्रोपेगेंडा रोकें, इधर पहले स्टेट संभालें, स्टेट और मुल्क संभालें, ये सियासत बाद में होती रहेगी। ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है, PTI को भी समझ नहीं आ रही है। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद बात करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे यहाँ अभी सियासत में डिस्कस ही नहीं हो रहा है, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डॉलर की ऊंची उड़ान है जी। लग रहा था कि मामला स्टेबिलिटी की तरफ आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर कम और कभी कभी मौला जट की मूवी वाले हीरो ज़्यादा लगते हैं, जो कहते हैं मैं देख लूँगा, मैं पूछ लूँगा। अब फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर जिसने IMF की तरफ जाना और वो इस तरह की बातें करे तो फिर लगती तो अजीब है और खटकती भी हैं, मुल्क के लिए मुश्किल भी हो जाती है। राना एहसान साहब, हम एक तो वो बात की थी आयशा गौस पाशा साहिबा ने कि हमारे पास प्लान B भी है अगर IMF वाला मामला नहीं होता। बजट सर पे आ गया है, इससे पहले तो होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हम बजट IMF के जो कर्ज है उसके बगैर ही चला रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो प्लान B है वो बजट से पहले सामने आ जाएगा या नहीं? देखिए बात ये कि अभी आपने जो इसार साहब मैं आपकी तरफ कहा आती हूँ। इसार साहब, मैं राना एहसान साहब से जवाब ले लूँ, मैं आपकी तरफ आती हूँ जी। एहसान साहब देखिए, अभी तक नवंबर ऑनवर्ड तो IMF नहीं हुआ और 30 जून को ये प्रोग्राम जो है, जो 23वां प्रोग्राम है, वो खत्म हो जाएगा। तो हम एक तरीके से प्लान B के ऊपर मौजूद हैं, जहां हम एक करंट अकाउंट सरप्लस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अगर लेकिन अब हुकूमत बड़ी क्लियर है इस बारे में कि हमें एक 24वें प्रोग्राम में जाना है IMF के, और ये जो बजट भी बनाया जा रहा है इसमें डेटा शेयरिंग हो रही है IMF के साथ। जहां तक ऑलरेडी IMF की शरायत है, देखें अभी भी हम पूरा PDL चार्ज कर रहे हैं। हमने सारी मुमकिन तौर पे जो शरायत हमें समझ आई हमने मुकम्मल की, और हम IMF के ही रूट के ऊपर चल रहे हैं। फिस्कल डेफिसिट पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर से कम होगा, हम फिस्कल डिसिप्लिन हमने बेहतर किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाला, हम प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी IMF के हेड को ये बता चुके हैं कि हम लोग वी विल बी नीडिंग अनदर IMF प्रोग्राम। तो ये वे फॉरवर्ड है। हम ऑलरेडी उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो बजट है उसके नंबर्स भी शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग वो हरकत नहीं करेंगे जो इमरान खान जाते हुए कर गया था। हम लोग जो है हमने अपनी पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं देखी, हमने वो फैसले किए जो कड़वी गोली थी, लेकिन हमें भी खाना जरूरी थी और अवाम जो मईशत को भी खिलाना जरूरी थी, क्योंकि ना ये रास्ता इख्तियार करते तो जो अभी हमें बुरा लगता है इससे 5 गुना ज्यादा मुश्किल हालात होते। ठीक है। अच्छा, वैसे अवाम को तो आपने वो जो कड़वी गोली है उसकी ओवरडोज करा दी, अवाम तो बेहोश पड़े हुए हैं। लेकिन इसार राना साहब, इस टाइम पर लग रहा है कि जैसे हम लोग तो IMF के ऐसे चुंगल के अंदर फंसे हैं। इंडिया ने एक दफा IMF के पास गए, उसके बाद वो सीधे हो गए, मतलब दे फिक्स्ड एवरीथिंग। हमने फिक्स नहीं करना, ये फिक्स ना करने वाली नेचर जब तक नहीं जाएगी तब तक तो हम इसी तरीके से कशकोल लेते फिरते रहेंगे। देखिए बात ये कि आपने अभी जो इंट्रो में कहा था, और मैं समझा कि आप मुझे कह रही हैं, क्योंकि 2 रानों में हम आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि केड़े राने की गल हो रही है। तो मैंने एहसान साहब के यहाँ पे इसार और एहसान मिलते जुलते भी थे, इसलिए अच्छा। देखिए बात ये कि आपने इंट्रो में कहा कि वो मौला जट की तरह जो है इसार डार तरीके लगा रहे हैं। मुझे तो वो मौला जट फिल्म में वो जो तांगे के साथ लटके हुए जट के, और वो गाने गा रहे थे कि मौले जट ने नूरी नूर सूट देना है थल्ले, तो मुझे तो इसाक डार वो लगते हैं। और मुझे खौफ ये है कि जब ये इकानमी का मुकम्मल बेड़ा गर्क कर देंगे तो ये हाथ आसमान की तरफ उठा के कहेंगे लो जी नजर अल्लाह न्याज़ हुसैन, मैं चले इंग्लैंड। ठीक है ना, क्योंकि ये जो जेर तामीर टाइप जो ये वजीर खजाना होते हैं, इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया। और एक जुमला सब मैं कहूँगा, फिर आप ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाइएगा, कि मैं कल गए एक डॉक्टर के पास, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ? कहते जी वो 7 वालों से दवाई लेने गए अपनी बीमारी की। तो जिस मुल्क के सरबराहान की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर होगी, वो तो फिर उनका क्या करें? दिस पॉइंट इज़हार साहब, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रिगेड साहब,
ब्रिगेड साहब, बेनज़ीर साहब आई थी, उन्होंने अंकल्स को साइड पे कर दिया था। इस टाइम पे पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का डिफेंस, हर चीज़ जो है वो हर जगह पर हमें मिनिस्ट्रीज के अंदर अंकल्स नजर आ रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा कोई सफाई करने की कोशिश करेंगे अंकल्स को? देखें, बिल्कुल करना चाहिए, और मेरे ख्याल में इस वक्त बिल्कुल पढ़े लिखे नौजवान और पैट्रियोटिक जो हैं वो उनको लाना चाहिए। दे हैव डिफरेंट आइडियाज एंड दे हैव लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स। वो जो पुराने 90s की है ना सियासत, वो खत्म हो चुकी है। इसाक डार तक मुझे समझ नहीं आती PMLN के पास क्या इसाक के अलावा कोई और फाइनेंसर है ही नहीं। ये एक हैरानी की बात है। और वो उससे क्या कर चुके हैं, वो 4 साल नहीं गए और वापस आके वो पोतली और आके आप ये बात इट्स वैलिड। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, थैंक यू वेरी मच। इसारा राना साहब, राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए दुआ गो रहिएगा। बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी बैठे हैं वो भी पाकिस्तान का सोचें, सियासत का ना सोचें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।